विहार, जो इनकी प्रसिद्ध रचना गुंजन से संग्रहित की गई है, ली गई है। हम उसकी अगली कड़ी में बच्चों आपके सामने फिर उपस्थित हैं। आइए हम आगे अध्ययन करते हैं नौका विहार का। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से मित्रों के साथ सुमित्रा नंदन पंत जी गंगा के तट पर नौका विहार करने के लिए गए। रात का समय था, किस तरह से चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी के द्वारा वातावरण का सौंदर्य बिखरा हुआ था। गंगा का तट किस तरह से सौंदर्यशाली हो रहा था। गंगा का क्षीण शरीर, पतली धारा वाली गंगा किसी छरहरे शरीर वाली नवयुवती के समान प्रतीत हो रही थी, जो अपने बालू जैसी सफ़ेद सैया पर लेटी हुई विश्राम सी करती प्रतीत हो रही थी। इतना ही नहीं, चंद्रमा के जल में दिखता हुआ गंगा के जल में दिखता हुआ चंद्रमा का सौंदर्य भी आलोकित हो रहा था चारों तरफ। ऐसा लग रहा था कि वह दशमी का चंद्रमा किसी मुग्धा नायिका के समान, नवयुवती नायिका के समान, दुल्हन के समान लहरों से कभी दिख जाता था, कभी वो छुप जाता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी घूंघट से, जैसे नवयुवती कभी घूंघट से अपना मुखड़ा दिखा देती है, कभी छुपा लेती है। इस तरह से चंद्रमा का सौंदर्य बिखर रहा था। दूर क्षितिज पर देखने पर ऐसा लग रहा था पेड़ों की पंक्तियाँ कि आपलक बिना पलक झपकाए जैसे नीलवर्णी आकाश पृथ्वी को निहार रहा हो, और दूर वो जो पेड़ों की पंक्तियाँ थीं उसकी विशाल आँखों की भ्रू रेखा या भौहों के समान प्रतीत हो रही थी। ऊपर से एक कोक उड़ता हुआ जा रहा था, जो अपनी आवाज़ के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कोकी को, अपनी कह सकते हैं कि विरह वेदना में बिछड़ा हुआ वह चकवा अपनी चकवी को पुकार रहा हो, ऐसा लग रहा था। आइए अब आगे। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताहल फेन स्फार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिस सरल तरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। पंत जी आगे लिखते हैं, पतवार घुमा अब प्रतन भार। प्रतन माने होता है कम हो जाना या क्षीण हो जाना। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत बता रहे हैं कि हमारी नाव गंगा में तैर रही है। गंगा के जल में चंद्रमा और तारों का प्रतिबिंब झलक रहा था, दिखाई पड़ रहा था, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसी चीज़ को, इसी बात को यहाँ बड़े ही अलंकारिक ढंग से सुमित्रा नंदन पंत ने व्यंजित करने का प्रयास किया है। लिखते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतन भार। पंत जी लिखते हैं कि बीच धारा में पहुँच पर गंगा के अथाह जल में हमारी नाव का भार प्रतन हो गया, बहुत क्षीण हो गया, बहुत कम हो गया। जब हमारी नाव गंगा की धारा में बीच में पहुंच गई तो हमारी नाव का जो भार था वो बहुत कम हो गया। क्योंकि आप विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो घनत्व वगैरह की बात आपने पढ़ा होगा कि जब पर्याप्त पानी में तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लग रहा है, जब कोई ठोस किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला प्लवन बल, उसे कहते हैं, ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, ये नाव जब किनारे पर थी, उथले कम पानी में थी, तब तक वह भारी प्रतीत हो रही थी, किंतु जब वह बीच धारा में पहुंच गई, अथाह जल में पहुंच गई, तो उसका भार बहुत कम हो गया। यहाँ पर पंत जी वही बताना चाह रहे हैं कि जब प्रतनु भार, अब हमारा नाव का भार कम हो गया, तब पतवार घुमा, तब हमने पतवार घुमाकर नौका भूमि विपरीत धार, अपनी नाव की को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। इतना नहीं, डांडों के चल कर तल पसार, डांडों के चलने से, डांड क्या है? लग्गी, जिससे
के द्वारा नाव को चलाया जा रहा, पतवार जिसे हम कह सकते हैं। डांडों के चलने से, पतवार के चलने से जल में बहुत से झाग उठ रहे थे। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताहल फेनस पार, यानी बहुत झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता था मानो वे डांडें अपनी हथेलियों को फैलाकर उनसे बहुत से मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर या अपनी हथेलियों में मुक्ताहल फेनस पार, भर भर, मुक्ता माने मोती हो सकता है, मोती रूपी झाग रूपी मोतियों को अपनी हथेलियों में भरकर बिखराती जल में तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हूँ या बिखेर दे रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अपनी हथेली में मोती रूपी तारों को रखकर वे उसे जल में बिखेरने का काम कर रही थी। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं से खिस सरल तरल। पंत जी आगे लिखते हैं, पतवार के संचालन से, पतवार के चलने से गंगा के शांत जल में बहुत लहरें उठ रही थी, जो चांदी के सांपों के समान रलमल रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना ही नहीं, रेखाओं से खिस सरल तरल, लहरों के कारण चंचल जल में, इन लहरों के कारण जो शांत जल था वो चंचल हो गया, तो चंचल पानी में, चंचल गंगा जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो उस जल में अनगिनत रेखाओं से खिस सरल तरल सीधी सीधी रेखाएं खींच रही हों। इतना नहीं, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ उड़ झिलमिल, उन लहर और झागों से झिलमिलाता हुआ चंद्रमा, एक चंद्रमा सौ चंद्रमा बनकर और सौ उड़ झिलमिल, एक एक तारा सौ तारा बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे फैले फूले जन्मे फेनिल, जैसे लहर रूपी बेलें गंगा जल में फल फूल रही हूँ। पंत जी आगे कहते हैं, अब उथला सरिता का प्रवाह। अब हम अपनी नाव को धारा के बीच से निकालकर किनारे घाट की ओर चल पड़े। कैसे? लग्गी से ले ले सहज था। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे, वैसे वैसे जल उथला होता जा रहा था, कम होता जा रहा था और जल की गति भी कम होती जा रही। तब हम लग्गी से ले ले सहज था, हम लग्गी अर्थात जो एक बाँस था, पतवार था, डांड था, से पानी की गहराई का थाह लगाते हुए, अनुमान लगाते हुए बढ़े घाट को सहोत्साह, घाट की ओर बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही आनंद के साथ बढ़ने लगे। बच्चों, यहाँ पर आकाश में चमकता चंद्रमा एक है, किंतु वह लहर के कारण, बुलबुले पानी में दिखते हुए बुलबुलों के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा था। इस प्रकार जितनी लहरें और बुलबुले पानी में थे उतने ही चंद्रमा जल में दिखाई दे रहे थे। इसलिए कवि ने यहाँ पर सौ शशि कहा और सौ उड़ यानी तारे कहा है। यहाँ पर भाषा संस्कृत नष्ट खड़ी बोली हिंदी है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यहाँ तक कि मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रस शांत है, मुक्तक छंद है, प्रसाद गुण है, अविधा और लक्षणा शब्द का प्रयोग पंक्तियों में किया गया है। आगे हम चलते हैं। हम जो जो लगती है नाव पार और में आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्रदान। पंत जी आगे लिखते हैं कि जो जो लगती नाव पार, यहाँ पर नौका विहार का बड़ा ही सुंदर वर्णन, देखिए दार्शनिक ढंग से यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया है पंत ने। लिखते हैं कि हम जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की ओर बढ़ रही थी, जो जो लगती नाव पार, हम जैसे जैसे किनारे पर आ रहे थे, उनमें आलोकित सद्विचार, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठ रहे थे। क्या विचार उठ रहे थे? इस धारा सा ही जग का क्रम। कहते हैं कि संसार का क्रम इस जलधारा के समान ही है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान घेरने के लिए पीछे से आ रहा जल ले लेता है, ठीक उसी प्रकार इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत है।
यानी एक जीवन जब समाप्त होता है, उस जीवन को, उस खाली स्थान को भरने के लिए दूसरा जीवन या दूसरा जन्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जलधारा आगे बढ़ती है तो पीछे की धारा उस जगह को घेर लेती है, ठीक वैसे ही जब एक जीवन समाप्त होता है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए दूसरा जन्म कहीं ना कहीं हो जाता है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जीवन भी का उद्गम है जो है शाश्वत है। जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है। आगे लिखते हैं शाश्वत जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। यानी जिस तरह से जलधारा की गति है, ठीक वैसे ही जीवन की गति और उसका मिलन भी शाश्वत है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन का यह क्रम भी जिस तरह से जलधारा का क्रम टूटता नहीं है, ठीक वैसे ही जीवन का यह क्रम भी कभी टूटने वाला नहीं है। कभी आगे कहता है शाश्वत नभ का नीला विकास, कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, हमेशा बना रहने वाला है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी अस्थाई है, चिरस्थाई है, शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी, उनका विलास भी हमेशा बना रहता है। यहाँ कई भावनाओं में डूब जाता है। आगे लिखता है हे जगजीवन के कर्णधार, और सोचता है कि हे संसार की जीवन रूपी नाव को चलाने वाले ईश्वर भगवान, हे जग जीवन के कर्णधार। कहता है मतलब कवि आगे कहता है भावनाओं में डूबकर वह चिंतनशील होकर सोचता है, कहता है कि हे संसार की जीवन रूपी नाव को चलाने वाले भगवान, हे भगवान, जिस तरह से चिर जन्म मरण के आर पार, जिस प्रकार से जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार से चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये चिरंतर, ये चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रकार शाश्वत जीवन नौका विहार, इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार भी हमेशा चलता रहता है। यानी नाव जो है किनारे से चली थी, बीच तक गई थी और वहाँ से लौटकर फिर वो किनारे पर आ गई। ठीक ऐसे ही जन्म, किसी जीव का जन्म हुआ, जन्म के बाद वह अपने पूरे जीवन को जिया, जीने के बाद वह फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया और मृत्यु को प्राप्त होते ही फिर उसका जन्म हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि नाव जब किनारे पे थी तो उसे जन्म कहा गया और बीच में जब गई, ठीक है, तो उसे युवावस्था कहा गया और फिर किनारे पर लौट आई तो उसे मृत्यु कहा गया। तो जिस तरह से नाव किनारे से बीच से किनारे पर आती रहती है, ठीक वैसे ही जीवन भी जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म होता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि फिर आगे कहता है मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं चिंतनशील होकर, विचारशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। यानी इतना मैं ज्ञानवान होता हुआ भी अपनी सत्ता का मैं ज्ञान भूल गया। जीवन का एक शाश्वत प्रमाण, जीवन की सातत्यता का करता मुझको अमृत प्रदान, जीवन की स्थिरता का, जीवन की सातत्यता का जलधारा रूपी यह प्रमाण मुझे अमृत प्रदान कर रहा है, मुझे अमर बना रहा है। यहाँ पर पंत जी ने नौका विहार का वर्णन करते हुए जीवन की सातत्यता, अस्थायित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन है क्या। यानी जीवन जो है वो जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म है। अब जीवन को और मृत्यु को नाव या नौका विहार से पंत जी ने यहाँ जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ प्रकृति का उपदेश भी ग्रहण करने का प्रयास कवि ने किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ियोली हिंदी है, अलंकार उपमा और रूपक है, श्रृंगार रस है, लक्षणा सब शक्ति है, माधुर्य गुण और मुक्तक छंद है।